नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं रुक्मणी का शीट नंबर फर्स्ट, जो आपको काफ़ी बीएसएससी और आने वाले एग्जामिनेशन जो है एसएससी सीजीएल उसमें काफ़ी उपयोगी साबित होगी। अब मैं इसको काफ़ी डिटेल्स वे में आपको एक्सप्लेन करूँगा। ठीक है, तो स्टार्ट करता हूँ मैं वीडियो। पहला क्वेश्चन दिए हुआ है, 16वीं शताब्दी में किस भारतीय शासक ने चांदी का सिक्का जारी किया और इसे रुपये का नाम दिया। तो ये क्वेश्चन पहला नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, 16वीं शताब्दी में किस भारतीय शासक ने चांदी का सिक्का जारी किया और इसे रुपये का नाम दिया। इसका आंसर आपको हो जाएगा शेरशाह सूरी। शेरशाह सूरी जो था 16वीं शताब्दी का शासक था, वो चांदी का सिक्का जारी किया और उसका रुपये का नाम दिया था। शेरशाह सूरी ने 178 ग्रेन का चांदी का रुपये और 380 ग्रेन का तांबे का रुपये और दाम चलवाया था। शेरशाह सूरी के बचपन का नाम क्या था दोस्तों? शेरशाह सूरी के बचपन का नाम था फरीद खान था। शेरशाह ने उत्तर भारत के द्वितीय अफगान साम्राज्य की स्थापना भी किया था दोस्तों। इसमें क्वेश्चन ये भी पूछता है 1540 में कन्नौज के युद्ध में और बिलग्राम के युद्ध में कौन कौन भाग लिया था। इसमें जो बिलग्राम के युद्ध में हुमायूं को पराजित किया था, कौन पराजित किया था? शेरशाह सूरी किया था। और एक और इसमें क्वेश्चन पूछता है मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, कि शेरशाह सूरी कौन वंश से था? तो शेरशाह सूरी सूर वंश से था। इतना क्वेश्चन शेरशाह सूरी से बनता है मेरे भाई। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर आपको हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा शेरशाह सूरी हो जाएगा। पहला का आंसर क्या हो जाएगा? पहला का आंसर आपको हो जाएगा शेरशाह सूरी हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन ये है, यू कैन विन नामक पुस्तक का लेखक निम्नलिखित में से कौन है? यू कैन विन नामक पुस्तक का लेखक निम्नलिखित में से कौन है? इसका आंसर क्या हो जाएगा? शिव खेरा है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? शिव खेरा। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा मेरे भाइयों और दोस्तों। अगला क्या है क्वेश्चन? तीसरा नंबर क्वेश्चन बोलता है, यूनेस्को विरासत स्थल में शेर मंदिर निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? शेर मंदिर जो है किस राज्य में स्थित है? तो ये हो जाएगा दोस्तों तमिलनाडु में स्थित है। कहाँ स्थित है? तमिलनाडु में हो जाएगा, स्थित हो जाएगा। अगला, भारतीय संविधान केंद्र सरकार को ... प्रकार की निधियाँ प्रदान करता है। भारतीय संविधान देखिए कितना प्रकार की निधियाँ प्रदान करता है दोस्तों? तो ये कितना प्रकार की निधियाँ प्रदान करता है? 3 प्रकार की निधियाँ प्रदान करता है। केंद्र सरकार को 3 प्रकार की निधियाँ प्रदान करता है। पहली निधि क्या है? भारत की संचित निधि होता है, भारत का लोक लेखा निधि होता है और भारत का आकस्मिक निधि होता है। आप बता सकते हैं कौन अनुच्छेद में दिया हुआ है? तो भारत संविधान के अनुच्छेद 266 में संचित निधि का संबंध दिया हुआ है। और बताइए लोक लेखा निधि किस में दिया हुआ है? 266(2) में दिया हुआ है। और ये बताइए आकस्मिक निधि किस में दिया हुआ है? आकस्मिक निधि 267 आर्टिकल अनुच्छेद 267 में दिया हुआ है। किस में दिया हुआ है दोस्तों? आर्टिकल 267 में दिया हुआ है। तो मैंने पहला बताया कि कितना भारतीय संविधान केंद्र सरकार को कितने प्रकार की निधियाँ प्रदान करता है दोस्तों? तो 3 प्रकार की निधियाँ प्रदान करता है। पहला निधि है क्या बोले आपको? अनुच्छेद 266 में क्या होगा? संचित निधि होगा, लोकलेखा निधि होगा और आकस्मिक निधि होगा। दोस्तों इस लेक्चर को आप सुनते चलिए, डेफिनेटली आपको याद हो जाएगा। मैं इतना डिटेल्स में एक्सप्लेन कर रहा हूँ दोस्तों। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 को हम देखते हैं। निम्नलिखित में से किस उद्योग को भारत के में 8 आधारभूत उद्योग के सूचकांक की गणना के लिए उपयोग किया जाता है? किस उद्योग को किया जाता है दोस्तों? किस उद्योग को किया जाता है? तो रिफाइनरी उद्योग को किया जाता है। किस उद्योग किया जाता है? तो रिफाइनरी उद्योग को किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से कौन सा प्रमुख नदी एक पूरब की ओर बहने वाली नदी नहीं है? क्या बोलता है? एक पूरब की ओर बहने वाली नदी नहीं है। क्वेश्चन नंबर 6 दोस्तों क्या बोलता है? एक पूरब की ओर बहने वाली नदी नहीं है। तो इसका आंसर आपको हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर हो जाएगा दोस्तों नर्मदा। नर्मदा नदी है वो पूरब की ओर नहीं बनती है। क्वेश्चन नंबर आपको 7, क्वेश्चन नंबर 7 है, नई लोकसभा निर्वाचित होने के उपरांत वर्तमान लोकसभा के अंतिम सत्र हेतु निम्नलिखित में से कौन सा शब्द प्रयोग किया जाता है? कौन सा शब्द प्रयोग किया जाता है दोस्तों? तो ये प्रयोग किया जाता है लेम डक। इसको क्या बोलते हैं? लेम डक। क्या कौन सा शब्द प्रयोग होता है? लेम डक। नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है दोस्तों? नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? इसका आंसर हो जाएगा, बताइए। इसका आंसर हो जाएगा कर्नाटका में स्थित है। नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? कर्नाटका में दोस्तों स्थित है। क्वेश्चन नंबर 9 दोस्तों,
क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर आपको हो जाएगा भारत में ब्रिटिश शासन के पहले गवर्नर जनरल कौन थे। क्वेश्चन नंबर 9 है, भारत में ब्रिटिश शासन के पहले गवर्नर जनरल कौन थे। तो आपको पता ही होगा दोस्तों, आप बिल्कुल सही मार रहे हैं। इसका आंसर हो जाएगा वेरिंग हेस्टिंग्स। इसका आंसर क्या हो जाएगा, वेरिंग हेस्टिंग्स हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 10 है, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति पर महाभियोग हेतु प्रक्रिया का प्रावधान किया गया है। बताइए, महाभियोग जो राष्ट्रपति पर चलाते हैं तो कौन सा आर्टिकल, कौन सा अनुच्छेद के एक चला देते हैं, आपको याद ही होगा मेरे दोस्तों, उम्मीद करते हैं। इसका आंसर हो जाएगा आपको, इसका आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 61 हो जाएगा दोस्तों, अनुच्छेद 61 हो जाएगा। एक मिनट, चलिए अगला क्वेश्चन है, पंचायती राज के संबंध निम्नलिखित में कथनों पर कौन सा कथन सही नहीं है, मतलब गलत पूछ रहा है दोस्तों। कौन सा कथन गलत पूछ रहा है, गलत में हो जाए पंचायत व्यवस्था भारतीय ग्रामीण जीवन की युगों में से एक अभिन्न अंग है, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है दोस्तों। और स्टेटमेंट 2 बोलता है 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 15 अगस्त 1993 को प्रभावी हुआ था। नहीं, देखिए 73वें संविधान संशोधन से तो हुआ था, लेकिन 15 1993 में नहीं। इसका आंसर बताइए, आपको याद ही होगा, 24 अप्रैल 1993 को हुआ था। कब हुआ था, पंचायती आंसर ही पूछ, ये डेट ही पूछ लेगा, 24 अप्रैल 1993 में हुआ था। पंचायती राज के संबंध में जो गलत कथन होगा तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा इसका दोस्तों मेरे भाई, इसका आंसर आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, अब अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12, बिहार के गांवों तक वैज्ञानिक खेती को प्रभावी एवं गहरी पहुंच के लिए कौन सा योजना प्रारंभ की गई है। कौन सी योजना प्रारंभ की गई है दोस्तों, तो इसका आंसर हो जाएगा आपको, इसका आंसर हो जाएगा मेरा, इसका आंसर आपको क्या हो जाएगा, मेरा गांव मेरा गौरव, मेरा गांव मेरा गौरव, मेरी गौरव। इसका आंसर बी हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 13 बोल रहा है दोस्तों कि भारत दुनिया के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत भाग निकटतम पूर्ण संख्या है। तो क्वेश्चन नंबर 13 का हो जाएगा 2। इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, 2। क्वेश्चन नंबर 14, इसका बोलता है टू लाइव्स पुस्तक के लेखक कौन है। टू लाइव्स पुस्तक के लेखक कौन है दोस्तों, टू लाइव्स पुस्तक के लेखक आपको हो जाएगा दोस्तों डी, विक्रम सेठ है। कौन है दोस्तों, विक्रम सेठ। कौन है दोस्तों, विक्रम सेठ है। टू लाइव्स पुस्तक के लेखक कौन है, विक्रम सेठ। विक्रम सेठ है दोस्तों, टू लाइव्स पुस्तक के लेखक विक्रम सेठ है। अगला क्वेश्चन ये है क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 है, अफ्रीकी देश जिम्बाब्वे की राजधानी कहाँ है। अफ्रीकी देश जिम्बाब्वे की राजधानी कहाँ है दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा सी, लुसाका। इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी, लुसाका हो जाएगा दोस्तों। इसके नीचे हम चलते हैं, इसके आगे क्वेश्चन अभी रीजनिंग का दिए हुआ है दोस्तों। रीजनिंग का क्वेश्चन है तो रीजनिंग का क्वेश्चन यहाँ पर मैं स्किप करेंगे क्योंकि मुझे जीएस का क्वेश्चन करना है दोस्तों। हम क्वेश्चन नंबर आप देखेंगे 16। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कहता है देखते हैं दोस्तों। देखिए क्वेश्चन नंबर 16 क्या दे, रीजनिंग का क्वेश्चन दिया हुआ है तो मैं इसको स्किप कर दूंगा, मैथ्स का भी क्वेश्चन स्किप कर दूंगा। और मेरे दोस्तों ये मैं सारा जो क्वेश्चन रीजनिंग और मैथ्स का स्किप कर दूंगा, मैं जीएस का यहाँ बताऊंगा। और ये पीडीएफ आपको मैं कमेंट सेक्शन में पिन कर दूंगा ताकि वो आप क्वेश्चन को आराम से देख सके मेरे दोस्तों। देखिए ये सारा क्वेश्चन रीजनिंग का है 22, ये सारा क्वेश्चन रीजनिंग का है, जीके जीएस का नहीं है मेरे दोस्तों। जीके जीएस का मैं क्वेश्चन यहाँ पे आपको डिस्कस करूँगा। ये क्वेश्चन देखिए रीजनिंग का क्वेश्चन है, देखिए रीजनिंग का क्वेश्चन है, रीजनिंग का क्वेश्चन है मेरे भाई। देखिए पूरा रीजनिंग का क्वेश्चन आप आराम से वहाँ बना सकते हैं। और आपको अगर बताइएगा अगर रीजनिंग का भी चाहिए तो मैं अलग से प्लेलिस्ट बना के उसमें डाल दूँगा मेरे भाई। ये देखिए ये रीजनिंग का क्वेश्चन है, सारा रीजनिंग का, मैथ्स का, मैथ्स और रीजनिंग यहाँ बेसिक पूछे जाते हैं दोस्तों, काफ़ी आसानी होगा आपको। देखिए यहाँ से अब आपके यहाँ स्टार्ट हो गया है जीके और जीएस का क्वेश्चन। तो मैं स्टार्ट करता हूँ दोस्तों क्वेश्चन नंबर 42 से। क्वेश्चन नंबर 42 क्या कहता है मेरे भाई, क्वेश्चन नंबर 42 बोलता है ऊंचे भवनों को शीर्ष पर लगे खतरे के संकेत लाल वर्ण के होते हैं, उन्हें दूरी से आसानी से देखा जा सकता है क्योंकि अन्य वर्णों की अपेक्षा लाल वर्ण का प्रकाश
क्या होता है? धुएं। इसका आंसर क्या हो जाएगा मेरे भाई? इसका आंसर हो जाएगा आपको बी, धुएं तथा कोहरा द्वारा न्यूनतम प्रकीर्णन होता है। देखिए, आप प्रकीर्णन और इसका कॉन्सेप्ट समझ लीजिए, आपको पता ही होगा, आपको पता ही होगा, क्योंकि लाल रंग के क्या होगा, लाल रंग का क्या होगा, वेवलेंथ क्या होगा, ज़्यादा होगा कि कम होगा, बताइए। लाल रंग का जो वेवलेंथ है वो ज़्यादा होगा कि कम होगा? ब्लू के अकॉर्डिंग, ब्लू के अकॉर्डिंग ज़्यादा होगा कि कम होगा? लाल रंग का वेवलेंथ क्या होगा, बहुत ज़्यादा होगा। इसका प्रकीर्णन क्या होगा, कम होगा, क्योंकि इन्वर्सली रिलेशन होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। क्वेश्चन नंबर मेरे भाई, क्वेश्चन नंबर आपको है 43। बोलता है विकल्पों में से उल्लेखित तथ्य में से कौन सा गुरुत्वाकर्षण में सार्वभौमिक नियमों द्वारा समझाया नहीं गया है? कौन सा सार्वभौमिक नियमों द्वारा समझाया नहीं गया है? तो इसका आंसर क्या, ग्रहों के चारों ओर सूर्य की गति, ग्रहों के चारों ओर सूर्य की गति क्या हो जाएगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा आपको फर्स्ट। इसका आंसर क्या हो जाएगा? फर्स्ट हो जाएगा। ग्रहों के चारों ओर सूर्य की गति हो जाएगा, आंसर नंबर फर्स्ट हो जाएगा। चलिए, क्वेश्चन नंबर 44। क्वेश्चन नंबर 44 बोलता है निम्नलिखित में से कौन सा वोल्टता को निरूपित करता है? वोल्टता को ये डायरेक्ट फार्मूला है दोस्तों, ये फार्मूला इसका होता है। इसका फार्मूला क्या है? इसका फार्मूला ये है, किया गया कार्य बटा विद्युत धारा इंटू समय। इसका आंसर नंबर फर्स्ट हो जाएगा मेरे भाई। इसका आंसर नंबर क्या हो जाएगा? फर्स्ट हो जाएगा आपको। इसका आंसर नंबर क्या हो जाएगा? फर्स्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 45। क्वेश्चन नंबर 45 बोलता है गुणसूत्र जिसमें गुणसूत्र बिंदु और अनुपस्थित होता है क्या कहलाता है? गुणसूत्र बिंदु अनुपस्थित, उसको क्या कहते हैं? उसको देखिए, उसको इसका आंसर हो जाएगा डी। इसका आंसर डी हो जाएगा। एसेंट्रिक कहते हैं इसको, क्या कहते हैं? एसेंट्रिक कहते हैं। इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, एसेंट्रिक कहते हैं। देखिए, इसका कुछ थोड़ा टर्मिनोलॉजी यहाँ समझ लीजिए। गुणसूत्र किसी एक किनारे पर होता है, उसको कहते हैं टेलोसेंट्रिक कहते हैं। कि एक किनारे पर होगा तो उसको क्या कहेंगे मेरे भाई? टेलोसेंट्रिक कहते हैं। ऐसे स्थान पर हो जिसमें एक गुणसूत्र का भाग बड़ा दूसरे से छोटा हो, एक बड़ा हो और दूसरा छोटा, उसको क्या कहते हैं? एक्रोसेंट्रिक कहते हैं। जैसे एक बड़ा भाग हो गया और एक छोटा भाग हो गया, तो उसको क्या कहते हैं? एक्रोसेंट्रिक कहते हैं। ठीक है, ये सब टर्मिनोलॉजी याद रखिएगा। अगर इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछेगा तो आप आसानी से इसको आंसर कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 46। क्वेश्चन नंबर 46 देखिए मेरे भाई, जब प्रकाश नेत्र में प्रवेश करता है तो अधिकांश अपवर्तनक कहाँ होता है? मतलब कहाँ होता है? तो इसका आंसर क्या होगा आपको पता ही होगा, ये आसान क्वेश्चन है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कॉर्निया पे हो जाएगा, कॉर्निया पे हो जाएगा। और ऑप्शन, अब क्वेश्चन नंबर हम देखेंगे 47। वायु के कांच में आयताकार स्लैब ABCD इस प्रकार प्रकाश किरण का गमन पथ पर चार विद्यार्थियों में ABCD को चित्र दर्शाए अनुसार आरेखित किया गया, जिसमें से सही बताएं। देखिए, एकदम 10th के NCERT का एकदम दिए हुआ है, इसमें कोई दिक्कत नहीं लेने मेरे भाई। इसको 10th का NCERT से दिए हुआ है और एकदम बेसिक कॉन्सेप्ट है इसको। इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। इसका मैं आपको थोड़ा सा मतलब कॉन्सेप्ट बता देता हूँ। आप पढ़े होंगे अपवर्तनांक बराबर क्या होता है? निर्वात में प्रकाश का वेग बटा मध्यम में प्रकाश का वेग। तो आप पढ़े थे ना 10th में, म्यू बराबर साइन आई अपन साइन आर, ये म्यू बराबर C/V भी पढ़े होंगे। चलिए, बेसिक क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 48 पे हम आएंगे। देखिए, क्वेश्चन नंबर 48 एकदम बहुत ही आसान क्वेश्चन है और बहुत सारे एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन भी है मेरे भाई। लेंस की शक्ति ऐसा इकाई क्या है? लेंस की शक्ति ऐसा इकाई क्या है? इसका आंसर बताइए, आप सोचिए और बताइए। इसका आंसर आपको हो जाएगा डायप्टर हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा भाई? ऑप्शन नंबर बी, डायप्टर हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? डायप्टर हो जाएगा। चलिए, क्वेश्चन नंबर 49 के ऊपर हम चलते हैं। गति शक्ति गतिशील विद्युत आवेश उत्पन्न होता है। गतिशील विद्युत आवेश कहाँ से उत्पन्न होता है? इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा मेरे भाई, इसका आंसर हो जाएगा, सॉरी 1 मिनट मेरे भाई, सॉरी, इसका आंसर हो जाएगा आपको 49 का आंसर हो जाएगा सी, दोनों विद्युत के चुंबकीय क्षेत्र से हो जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा सी, दोनों विद्युत के चुंबकीय क्षेत्र। अब हम क्वेश्चन नंबर 50 के ऊपर चलेंगे। देखिए, क्वेश्चन नंबर 50 है, क्वेश्चन नंबर 50 50 के ऊपर देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा अल्केन को दर्शाता है? अल्केन, अल्किन, अल्काइन पढ़े होंगे ना। अल्केन को कौन दर्शाएगा? तो सिंगल बॉन्ड वाला अल्केन को दर्शाता है। वही अब क्वेश्चन में पूछता है अल्किन को कौन दर्शाता है? डबल बॉन्ड वाला दर्शाता है। अल्काइन को कौन दर्शाता है? तो ट्रिपल बॉन्ड वाला अल्काइन को दर्शाता है। अब अल्केन का फार्मूला अगर पूछ लेगा क्वेश्चन में, क्या होता है? CnH2n+2 होता है अल्केन का।
और अल्किन का क्या होता है, CnH2n होता है, और अल्काइन का क्या होता है मेरे भाई, CnH2n-2 होता है। चलिए ये एकदम अच्छे से आपको क्लियर हो गया होगा। और क्योंकि जो भी इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछेगा तो आपको अगर सुने रहिएगा तो आपको आसानी से वो चीज़ याद हो जाएगा और कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला है मेरे भाई। हाँ, अगर वीडियो में कोई भी दिक्कत होता है तो आप ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 51, टाइम नहीं पास करते हैं, क्वेश्चन नंबर 51 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 51 बोलता है शेरशाह सूरी और हुमायूं के बीच में कन्नौज का युद्ध कब लड़ा गया था। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 में जो मैंने एक्सप्लेन किया था सेम क्वेश्चन नंबर 51 है, कन्नौज का युद्ध कब लड़ा गया था। चलिए 1540 ईस्वी में कन्नौज का युद्ध लड़ा गया था। चलिए मैं इस क्वेश्चन को फिर से एक्सप्लेन कर देता हूँ। शेरशाह सूरी और हुमायूं के बीच में कन्नौज का युद्ध 1540 ईस्वी में लड़ा गया था। कन्नौज या बेलग्राम के युद्ध में हुमायूं की क्या हुई थी, हुमायूं की हार हुई थी, हुमायूं हार गया था। हुमायूं ने 1555 में मछीवाड़ा और सरहिंद के युद्ध में सिकंदर सूर को पराजित करके दिल्ली की गद्दी पर पुनः अधिकार कर लिया था। हुमायूं जो था 1555 में मछीवाड़ा के युद्ध में फिर से दिल्ली में बैठ गया था। शेरशाह सूरी 1540 में सूर साम्राज्य की स्थापना किया था। शेरशाह सूरी का दोस्त कार्यकाल पूछ लेता है तो शेरशाह सूरी का कार्यकाल कब था, 1540 से लेकर 1545 तक था। ठीक है, शेरशाह सूरी की मृत्यु कब हो जाती है दोस्तों, कलिंजर के अभियान में नर्तकी मतलब नचनिया के चक्कर में शेरशाह सूरी की मृत्यु हो जाती है। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 52, ज़्यादा एक्सप्लेन करेंगे, टाइम बड़ा वीडियो बन जाएगा दोस्तों, फिर मैं अपने हिसाब से कर रहा हूँ एक्सप्लेन। राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस कब मनाया, देखिए ये पूरा फैक्चुअल क्वेश्चन है। राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है, तो राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस आपको कब मनाया जाता है मेरे भाई, तो राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस आपको मनाया जाता है। राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है, 14 दिसंबर को मनाया जाता है राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस। चलिए क्वेश्चन नंबर 53 देख लीजिए, दुनिया में के एकमात्र समुद्र का नाम बताया जिसके पास भूमि सीमा नहीं है, जिसके पास भूमि सीमा नहीं है उसका नाम क्या है, उसका नाम आपको हो जाएगा सारगोसो सागर। सारगोसो सागर जो है जिसका भूमि सीमा नहीं है, इसके बारे में थोड़ा सा आपको मैं बता देता हूँ। देखिए सारगोसो सागर जो उत्तरी अटलांटिका सागर के 20 डिग्री से लेकर 40 डिग्री उत्तरी अक्षांश के मध्य में स्थित है। ठीक है, सारगोसो सागर के चारों ओर महासागरीय जलधाराएं प्रभावित होती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 54 को देखेंगे, निम्नलिखित में से किसे सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है। सीमांत गांधी आपको पता ही होगा, सीमांत गांधी बहुत फेमस क्वेश्चन है, कई बार पूछता है। खान अब्दुल गफ्फार खान इसका आंसर हो जाएगा, सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 55 की ओर चलते हैं दोस्तों। 55 क्वेश्चन नंबर क्या बोलता है, 55 क्वेश्चन नंबर बोलता है मेरे भाई, दक्षिणी अमेरिका के अर्जेंटीना एवं उरुग्वे के विस्तार घास का मैदान को क्या कहते हैं, उसका घास का मैदान को आपको कहना पड़ेगा पैम्पास, पैम्पास कहते हैं। ठीक है, उसके घास का मैदान को पैम्पास कहते हैं। चलिए 56 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। लैटिन अमेरिका निम्नलिखित में से किस देश में जनसंख्या का घनत्व न्यूनतम है, न्यूनतम कहाँ है जनसंख्या का घनत्व हो जाएगा आपको, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर इसका ही आपको हो जाएगा ब्राज़ील में हो जाएगा, कम से सबसे कम है। चलिए 1857 से डॉट 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 तक भारत के मुगल सम्राट पर लगभग 200 वर्ष तक निवास रह चुका है, निवास रह चुका है। और कहाँ कहाँ रह चुका है, तो दिल्ली के लाल किला में निवास रह चुका है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 58 देखते हैं। जनता द्वारा मुद्रा के रूप में अपने पास रखे गए धन और उसके द्वारा बैंक जमा धन के अनुपात को क्या कहता है, तो आपको इसका आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा आपको ए, मुद्रा जमा अनुपात कहते हैं। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा आपको मुद्रा जमा अनुपात कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 59 देख लीजिए, इजराइल की मुद्रा क्या है, इजराइल की मुद्रा क्या है। अब दोस्तों बताइए, इसे पूछता रहता है इजराइल की मुद्रा क्या है। इजराइल की मुद्रा आंसर नंबर हो जाएगा नई शोकोल शोकोल शोकेल। चलिए क्वेश्चन नंबर 60 के ऊपर आ जाते हैं। निम्नलिखित में से कपास संबंध निम्नलिखित में कौन सा कथन सही नहीं है। जैसे देखिए सही नहीं है तो इसको अच्छे से अंडरलाइन कर लीजिए, क्या बोल रहा है, कौन सा कथन सही नहीं है। ठीक है, भारत में छोटे रेशे वाले कपास में सर्वाधिक उत्पादन होता है। देखिए ये स्टेटमेंट ही गलती दे दिया, ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही गलती दे दिया मेरे भाई। देखिए इसका जो आंसर होगा, इसका आंसर जो होगा ना, आंसर फर्स्ट हो जाएगा क्योंकि ये गलत है। जो सबसे जो ज़्यादा होता है उत्पादन, सर्वाधिक उत्पादन, देखिए छोटे कपास का जो उत्पादन 17% में होता है, छोटे कपास का उत्पादन, और मध्यम का होता है 44% में, और सबसे बड़े वाले कपास का उत्पादन, लंबे लंबे कपास का उत्पादन कितना होता है 39% में होता है, सबसे कम होता है छोटे वाले कपास का उत्पादन। तो ये आंसर फर्स्ट इसका गलती हो जाएगा।
चलिए क्वेश्चन नंबर 61 की ओर हम लोग बढ़ते हैं। भारत भूविज्ञानिक सर्वेक्षण का मुख्यालय कहाँ स्थित है? भारत भूविज्ञानिक सर्वेक्षण का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो इसका क्या हो जाएगा आंसर? इसका आंसर हो जाएगा आपको कोलकाता हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? कोलकाता हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 62 का आंसर क्या है? निम्नलिखित में से कौन से नृत्य शैली राजस्थान से संबंधित नहीं है? तो इस देखो तीनों संबंधित, 1, C और D संबंधित है। इसका लवनी जो है ना, ये राजस्थान से संबंधित नहीं होगा। राजस्थान से संबंधित लवनी नहीं है। राजस्थान से संबंधित लवनी, लवनी पूछेगा कहाँ से संबंधित है भाई, तो लवनी जो है ना महाराष्ट्र से संबंधित है। लवनी क्या है? महाराष्ट्र से संबंधित है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अब आ जाइए हमको 63। देवघर और दशावतार मंदिर निम्नलिखित में किस राज्य में स्थित है? देवघर, आप लोग तो ये बहुत प्रचलित क्वेश्चन है, आपको पता ही होगा इसके आंसर के बारे में। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बताइए आप लोग। इसका आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। चलिए अब 64 क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। 63 क्वेश्चन हो गया कंप्लीट। ऐसे कर करके मैं दोस्तों रोज़ एक वीडियो अपलोड करूँगा, और वीडियो की क्वालिटी और जो भी आपको प्रॉब्लम हो आप ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताएं दोस्तों। मैं इम्प्रूवमेंट करने की कोशिश करूँगा, और आपका कोई सजेशन भी हो तो आप ज़रूर उसमें ज़रूर अपना फीडबैक दें। मैं डेफिनेटली उस पर वर्क करूँगा। सॉरी दोस्तों, 63 तक मैंने कर लिया था। ये स्लाइड दोबारा इसमें पेस्ट हो गया दोस्तों, क्योंकि मैंने 63 तक ऑलरेडी कर लिया। चलो 64 से हम लोग करेंगे दोस्तों। 64 से हम करेंगे दोस्तों 64 नंबर क्वेश्चन। 64, निम्नलिखित में से किसे दर्शन संघ का प्रणाली की स्थापना का श्रेय दिया जाता है? किसको दिया जाता है? दर्शन संघ के प्रणाली का स्थापना का दिया किसको किया जाता है दोस्तों? ये आपको पता ही होगा। इसका आंसर हो जाएगा कपिल। कपिल को दिया जाता है। आपको पता, जब भारत स्वतंत्र हुआ था उस समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन था? जब स्वतंत्रता के समय, तो आपको पता ही होगा दोस्तों। इसका आंसर देखिए, ये जो क्वेश्चन है ना, जब भारत स्वतंत्र जिस में अध्यक्ष कौन था? दोस्तों कुछ टेक्निकल एरर आ गया था, जिससे वीडियो रुक गया था। मैं 65 नंबर क्वेश्चन से कंटिन्यू कर रहा हूँ। जब भारत स्वतंत्र हुआ था उस समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो इसका आंसर आपको पता ही होगा दोस्तों। इसका आंसर हो जाएगा आपको JV कृपलानी थे। यहाँ से लेकिन कांग्रेस से बहुत सारा क्वेश्चन पूछता है, इसलिए मैं आपको थोड़ा सा इसका एक्सप्लेन कर दूंगा, ताकि आपको आगे प्रीवियस जो भी क्वेश्चन पूछे तो आपको काफ़ी आसानी हो। तो इसको बहुत सारे क्वेश्चन पूछते हैं। तो पहला क्वेश्चन पूछता है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अध्यक्ष कौन था? तो उमेश चंद बनर्जी, जिसको आप याद रखे होंगे WC बनर्जी के नाम से जानते हैं। और दूसरा अध्यक्ष कौन था? तो आपको पता ही होगा, दादा भाई नौरोजी होगा इसका आंसर। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला मुस्लिम अध्यक्ष कौन था? तो इसको आपको याद ही होगा, बदरुद्दीन तैयब जी होगा। ये भी क्वेश्चन पूछता है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता महात्मा गांधी जी ने कब की थी? तो 1924 में की थी। और कौन था? बेलग्राम का अधिवेशन था। कहाँ किया गया था? तो कर्नाटका में किया गया था दोस्तों। इसमें और भी क्वेश्चन पूछता है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन कब हुआ था? तो 1885 में किया था। ठीक है दोस्तों, तो ये सब क्वेश्चन इसमें यहाँ से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से जो बेसिक क्वेश्चन पूछा जाता है, तो वो सब चीज़ आप याद रखिए ताकि आपको प्रॉब्लम नहीं हो। और क्वेश्चन नंबर 66 की ओर हम लोग बढ़ रहे हैं धीरे धीरे। सिद्धांत शिरोमणि नामक प्राचीन ग्रंथ निम्नलिखित में से किसने लिखा है? तो ये हो जाएगा आपको शंकराचार्य। ऑप्शन नंबर C इसका हो जाएगा आंसर दोस्तों। चलिए क्वेश्चन नंबर 60, अब हम 67 को देखेंगे दोस्तों। 67 में पंजाब हिमालय नदिया के मध्य में स्थित है। कौन नदी के मध्य में स्थित है पंजाब हिमालय? इसका आंसर क्या हो जाएगा? 67 का आंसर हो जाएगा दोस्तों सिंधु और सतलज नदी के मध्य में स्थित है। कहाँ स्थित है? सिंधु और सतलज नदी के मध्य में स्थित है दोस्तों। चलिए 68 क्वेश्चन नंबर की ओर हम लोग बढ़ते हैं। 68 क्वेश्चन नंबर है। 68 क्वेश्चन में 19वें एशियाई खेल में भारतीय महिला क्रिकेट टीम की कौन सा पदक प्राप्त किया है? देखिए 19वें एशियाई खेल में भारतीय महिला कौन सा पदक प्राप्त किया है? तो 68 का आंसर हो जाएगा आपको स्वर्ण पदक प्राप्त किया है। चलिए 69 में हो जाएगा बिहार की सोन नदी का प्रभाव किस जिले में होता है? प्रवेश किस जिले में होता है, मतलब किस जिले से स्टार्ट होता है? तो वो हो जाएगा आपको एंट्री जो करता है तो रोहतास में करता है। इसका बहुत बार क्वेश्चन छोटे छोटे एग्जाम में, और यहाँ तक कि BPSC एग्जाम में पूछे हुआ। तो सोन नदी का उद्गम स्थान कहाँ है? तो अमरकंटक से है, आपको पता ही होगा दोस्तों। चलिए
ये क्वेश्चन है। बिहार में कुल कितने रामसाइट है आर्द्रभूमि वाला, तो वो कितना है रामसाइट है बिहार में, तो एक है। और इंडिया में पूछेगा, भारत में पूछेगा रामसाइट स्तर कितने हैं दोस्तों, तो 75 हो जाएगा। कितना हो जाएगा इंडिया में, 75 होगा। लेकिन ये बताइए हमको कि बिहार में जो रामसाइट साइट है उसका नाम क्या है। तो बिहार में जो रामसाइट है उसका नाम है, बेगूसराय जिला में स्थित है, उसका नाम है कांवरताल, नाम है कांवरताल झील नाम है, वो रामसाइट है। डॉट 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 फतेहपुर सीकरी, क्वेश्चन नंबर 51 की तरफ हम लोग दोस्त चल रहे हैं। फतेहपुर सीकरी फतेहपुर सीकरी को मुगल की राजधानी, फतेहपुर सीकरी को मुगल की राजधानी के रूप में किसने स्थापित किया था। तो ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है दोस्तों, तो इसका आंसर हो जाएगा अकबर ने किया था। आपको पता होगा कि अकबर ने किया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 72 की तरफ चलते हैं। प्रधानमंत्री मंत्री सहित मंत्रिपरिषद में मंत्रियों की कुल संख्या लोकसभा के कितने परसेंट से अधिक नहीं हो सकती है। तो ये आपको बिल्कुल पता होगा, और इसका आंसर आपको हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 72। क्वेश्चन नंबर 72 का आंसर होगा 15% से अधिक नहीं होना चाहिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 73 में आते हैं। सिकंदर की मृत्यु के बाद चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा पराजित हुए सिकंदर के सेनापति का नाम क्या था। सेनापति का नाम इसके था सेल्यूकस निकेटर था दोस्तों। इसके नाम क्या था, सेल्यूकस निकेटर नाम था। इसके बारे में थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। सिकंदर की मृत्यु के बाद चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा पराजित हुए सिकंदर के सेनापति का नाम सेल्यूकस निकेटर था। चंद्रगुप्त मौर्य ने 305 ईस्वी में सेल्यूकस निकेटर को हराया था। सेल्यूकस निकेटर अपनी पुत्री कार्नेलिया से चंद्रगुप्त मौर्य की शादी कर दिया था। ठीक है। सेल्यूकस निकेटर का राजदूत का नाम क्या था, मेगास्थनीज था। ठीक है। ये पूछता है किसके दरबार में मेगास्थनीज आया था, तो आपको याद रह जाएगा क्योंकि आप डिस्कशन सुने रहिएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 74 बोलता है, भारतीय संविधान का 15वां भाग निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। देखिए दोस्तों, 15वां भाग किससे संबंधित है, तो 15वां भाग किसे आप पता ही होगा। 15वां भाग किससे संबंधित है दोस्तों, तो निर्वाचन से संबंधित होता है। 15वां भाग निर्वाचन से संबंधित है। चलिए थोड़ा सा कुछ हम इसको बता देते हैं। भारतीय संविधान का 15वां भाग निर्वाचन संबंधी, इसमें आर्टिकल कब से कहाँ तक है, तो 324 अनुच्छेद से लेकर 329 अनुच्छेद तक है, निर्वाचन से दिया गया है। ठीक है। अनुच्छेद 324 निर्वाचन आयोग से संबंधित है। निर्वाचन आयोग एक संवैधानिक निकाय है। देखिए निर्वाचन आयुक्त का कार्यकाल क्या होता है, 6 वर्ष या 65 वर्ष, जो पहले होता है। और आप हमको कमेंट बॉक्स में बताइएगा अभी का वर्तमान में मुख्य निर्वाचन आयुक्त का नाम क्या है दोस्तों। ठीक है। ये बताइए भाग 20 किससे में अनुच्छेद की संख्या है, 368 है। ठीक है। भारतीय संविधान का भाग 18 क्या है, तो उसमें किसने प्रोविज़न है, भारतीय भाग 18 में आपातकाल मतलब इमरजेंसी प्रोविज़न है। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 75 की ओर चलते हैं। कोरोमंडल का मैदान भारत के डॉट 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 दिशा में अवस्थित है, किस मैदान में अवस्थित है, तो इसका हो जाएगा दक्षिणी भाग में। कोरोमंडल वाला आंसर क्या हो जाएगा, दक्षिणी भाग में अवस्थित है। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 76, निम्नलिखित में से किस राज्य की एक प्रसिद्ध लोक नृत्य दुमहल है। दुमहल कहाँ का हो जाएगा दोस्त, जम्मू कश्मीर का हो जाएगा, इसको कोई दिक्कत नहीं। चलिए क्वेश्चन नंबर 77 की ओर चलते हैं। भारत की किस पंचवर्षीय योजना में प्राथमिकता को विकास से हटाकर प्रतिरक्षा की ओर केंद्रीकृत किया गया है। प्रतिरक्षा की ओर केंद्रीकृत किया गया, इसका आंसर हो जाएगा दोस्त तीसरी पंचवर्षीय योजना हो जाएगा, इसका आंसर तीसरी हो जाएगा। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 78, नए संसद भवन को प्रस्तुत महिला आरक्षण विधेयक नारी शक्ति वंदना अधिनियम के तहत महिलाओं के लिए कितने प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान किया गया है दोस्तों। तो ये आपको बिल्कुल बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, 33 हो जाएगा। कितना हो जाएगा दोस्तों, 33 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 79 से दोस्तों हम लोग चलेंगे। 79 से दोस्तों हम लोग चलेंगे। 79 क्वेश्चन नंबर 79 क्वेश्चन नंबर, स्वतंत्र भारत के प्रथम मंत्रिमंडल के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमिलित है। कौन सा युग्म सुमिलित है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपको दोस्तों बी, श्यामा प्रसाद मुखर्जी उद्योग एवं आपूर्ति थे। इसका आंसर बी हो जाएगा दोस्तों। अब क्वेश्चन नंबर हम 80 पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान की 7वीं सूची में राज सूची में शामिल किया गया है, तो इसका क्या होगा दोस्तों, राज सूची में शामिल किया गया है, बाजार और मेला हो जाएगा दोस्तों। चलिए क्वेश्चन नंबर 81 की ओर हम लोग चलते हैं। भारतीय महिला जूनियर एशिया कप 2023 का खिताब किस देश ने जीता है। जूनियर एशिया कौन देश जीता है, तो इसका हमको लग रहा है 81 का आंसर हो जाना चाहिए दोस्तों, भारत।
इसका हो जाएगा भारत, अपना भारत जीता है। चलिए 82 जून 2023 में वर्ष 2021 के लिए गांधी शांति पुरस्कार किसे सम्मानित किया गया है? तो गांधी शांति पुरस्कार तो हमको लग रहा है इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों गीता प्रेस गोरखपुर को दिया गया है। गांधी शांति पुरस्कार किसको दिया गया है दोस्तों? गीता प्रेस गोरखपुर को दिया गया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 83 की ओर हम लोग बढ़ जाते हैं दोस्तों। 2023 में इसरो द्वारा चंद्रमा पर अपना तीसरा मिशन चंद्रयान-3 किस रॉकेट ने लॉन्च किया है? ये क्वेश्चन करंट अफेयर्स का दोस्तों अब काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका आंसर हो जाएगा आपको LV-M3M4, याद रखिएगा LV-M3M4 हो जाएगा, LV-M3M4 हो जाएगा दोस्तों। R84 टोक्यो ओलंपिक 2020 का आदर्श वाक्य क्या है? टोक्यो ओलंपिक 2020 का आदर्श वाक्य हमको तो लग रहा है इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों, ये भी करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है, करंट अफेयर का क्वेश्चन है, इसका आंसर बी हो जाना चाहिए दोस्तों। इसका आंसर होगा यूनाइटेड बाय इमोशन, यूनाइटेड बाय इमोशन बिल्कुल सही है, आंसर बी ही है दोस्तों। चलिए क्वेश्चन नंबर 85, महिला उद्यमिता दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों? महिला उद्यमिता दिवस जो मनाते एकदम फैक्ट क्वेश्चन है दोस्तों, रट के जाइएगा। इसका आंसर हो जाएगा आपको 19 नवंबर। महिला उद्यमिता दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों? 19 नवंबर को मनाया जाता है मेरे भाइयों। चलिए क्वेश्चन नंबर देखिए, क्वेश्चन नंबर जो आप 86 देखिएगा तो 86 में देखिए पूरा आपको ये दिए हुआ है, रीजनिंग का क्वेश्चन 86 देखिए दोस्तों, रीजनिंग का क्वेश्चन दिया हुआ है। तो इसको मैं स्किप कर रहा हूँ। देखिए ये भी रीजनिंग का है, 88 भी रीजनिंग का है, 89 भी रीजनिंग का है, 90 भी रीजनिंग का है। रीजनिंग और मैथमेटिक्स से मैं आपको इसको PDF है उसको कमेंट सेक्शन में कर लूँगा ताकि आप आराम से रीजनिंग बना सकते हैं। अगर आपको नहीं बनेगा तो कमेंट कीजिएगा, तो रीजनिंग का मैं अलग से वीडियो बना दूंगा दोस्तों। देखिए ये भी रीजनिंग का क्वेश्चन है, इसका अलग छोटा छोटा ट्रिक है तो वो मैं बना दूंगा, क्योंकि एक साथ वीडियो बनाऊंगा तो बहुत बड़ा वीडियो बन जाएगा, फिर आप लोग को देखने में दिक्कत होगा। तो मैं उस रीजनिंग का ही बना दूँगी। 99 भी रीजनिंग का है दोस्तों, 100 भी रीजनिंग का है। मैं एक दिन में GS का एक सेट करवा दूंगा आपको आसानी से। अब देखिए 101 भी रीजनिंग का है, 103, 104 आप आसानी से इसको देख सकते हैं और पढ़ सकते हैं। मैं धीरे धीरे इसको स्क्रॉल कर रहा हूँ और मैं जो GS का क्वेश्चन रहेगा देखिए, देखिए ये भी रीजनिंग का क्वेश्चन है 110। अब मैं देख रहा हूँ 111 भी पूरा रीजनिंग का है, मैथ रीजनिंग। इस मैथ रीजनिंग में क्योंकि मैं PDF आपको कमेंट कर दूंगा, 118 भी रीजनिंग का है, 128, 30, 26 सारा ये सब रीजनिंग का है। यहाँ पे सारा रीजनिंग का क्वेश्चन दिया हुआ है दोस्तों, इसमें आपको परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। थोड़ा सा इसका ब्लर है तो देखिए यहाँ से यहाँ हो गया आपको, ये भी रीजनिंग का 112, 111 रीजनिंग का है। ये पेज में नहीं होगा दोस्तों, अगला पेज में होगा आपको GS का क्वेश्चन 111, 12, 128, क्योंकि मैंने आगे बहुत ज़्यादा मैं कर लिया हूँ। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर आपको हो जाएगा, हाँ यहाँ क्वेश्चन नंबर 138 नहीं, वो क्वेश्चन नंबर 136 से आपको दिया हुआ है क्वेश्चन, ये साइंस का है और 136 क्वेश्चन नंबर है। क्वेश्चन नंबर ऑक्सीजन की एक अणु का द्रव्यमान कितना होता है? ऑक्सीजन के एक अणु का द्रव्यमान कितना होता है दोस्तों? 136 का क्वेश्चन बताइए। 136 का आंसर आपको हो जाएगा दोस्तों 32 ग्राम। ठीक है, ये बना के देखिएगा आप। चलिए अणुओं की गति ऊर्जा में बढ़ता हुआ क्रम कौन है? ऊर्जा में बढ़ता हुआ क्रम आपको दोस्तों हो जाएगा, इसका आंसर होगा सबसे अधिक किसमें होगा? गैस, द्रव, फिर ठोस में हो जाएगा। चलिए उसके बाद आंसर आ जाइए क्वेश्चन नंबर 138 पर, निम्नलिखित में से किस अम्ल को एकत्रित होने में मांसपेशियों में थकान होती है? मांसपेशियों में थकान जो होगा तो इसका क्या हो जाएगा आंसर दोस्तों? इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों लैक्टिक एसिड हो जाएगा। इसका आंसर लैक्टिक एसिड हो जाएगा। 139 का आंसर दोस्तों विसर्जन नली में कैथोड किरणों में उत्पन्न होने के कौन सा वायुदाब सही है? इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों 139 का आंसर होगा 0.001 mmHg हो जाएगा। 140 निम्नलिखित में जो कौन सा कथन गलत है? पहले अधातुओं धनायन होती नहीं, ये हो जाएगा गलत हो जाएगा। अधातु जो होता है ऋणायन होता है, तो ये आंसर ही गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर इसका एक ही हो जाएगा सही। ठीक है दोस्तों, अब 140 तक हो गया, हम लोग पहुँच चुके हैं दोस्तों। अब 141 के बाद 141 से देख लेते हैं। हाँ चलिए देखिए दोस्तों 141 का क्वेश्चन देखिए, जो थोड़ा ब्लर जो था वो मैथ रीजनिंग का क्वेश्चन था दोस्तों।
उसके लिए आपको परेशान नहीं होना, मैं आपको फिर से पिंचअप करके वो आपको कमेंट सेक्शन में वो हम आपको पिन कर देंगे, ताकि आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा दोस्तों। चलिए, एक्टिनाइड श्रेणी में 14 तत्व में निम्नलिखित में से कौन सा तत्व इस श्रेणी का सदस्य नहीं है? इसका आंसर क्या होता है दोस्तों? थीरियम। ये देखिए, ये किसका है? एक्टिनाइड का नहीं, ये लेंथेनाइड का है। टीएम जो है लेंथेनाइड का श्रेणी का सदस्य है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 142 देख लीजिए दोस्तों, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो जा रहा है, तो मैं इसको जल्दी जल्दी कंप्लीट करवा देता हूँ। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? कौन सा कथन सही है? देखिए, ठोस CO2 सूखी बर्फ के रूप में जाना जाता है। बिल्कुल दोस्तों, ये स्टेटमेंट कई बार पूछा है कि मैं सूखी बर्फ के रूप में किसे जाना जाता है? ठोस CO2। बिल्कुल फर्स्ट स्टेटमेंट सही है। ठोस CO2 सीधे तरल रूप में बदलता है नहीं, सीधे तरल रूप में। ये स्टेटमेंट जो ये गलत हो जाएगा, ये रॉन्ग स्टेटमेंट है। और बाद ऑप्शन नंबर स्टेटमेंट 3 को पढ़ता हूँ मैं। ठोस CO2 सीधे तौर पर गैस के रूप में बदल जाती है। बिल्कुल सही बात है, ये जो है ना, ये स्टेटमेंट नंबर 3 सही हो, तो इसका आंसर कौन हो जाएगा दोस्तों? 1 और 3 सही है और 2 गलती है, तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों। इसका आंसर हो जाएगा 140 NaCl के घोल में लवणता के सांद्रता को बढ़ाने निम्नलिखित में से किन गुणधर्म के परिवर्तन न होने की आशा करेंगे? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों, इसका हो जाएगा अपवर्तनांक हो जाएगा NaCl वाला का। चलिए, 144 में होता है लाइकोपीडियम ट्राइकोफाइटा के किस उपसंघ का सदस्य है? लाइकोपियन ट्रेकोफाइटा किस उपसंघ हो जाता है? लाइकोपीडिया ही का ही हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? सी हो जाएगा, लाइकोपीडिया का हो जाता है। दम्मा मानव शरीर के का विकास का किस में हो जाएगा? दम्मा, तो श्वसन तंत्र में हो जाएगा दोस्तों। चलिए, अब हो जाएगा आपको 146। निम्नलिखित में से कौन सा वर्ग आहार श्रृंखला का संगठन नहीं है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? पलवक, मानव, मच्छर और टिड्डा, ये हो जाएगा। आपको गलत दिए हुआ है। क्वेश्चन नंबर 146 का आंसर नंबर हो जाएगा सी हो जाएगा दोस्तों। 147। एंटीबायोटिक्स के बारे में कौन सा कथन गलती है? एंटीबायोटिक्स के बारे में गलत कथन को पूछ रहा है। जैसे गलत पूछ रहा है तो क्वेश्चन में भी वहाँ अंडरलाइन कर लीजिएगा। गलत क्वेश्चन पूछ रहा है तो इसका आंसर हो जाएगा आपको दोस्तों सी हो जाएगा। एंटीबायोटिक्स का दुष्प्रभाव में चेचक, फाइलेरिया और डिप्थेरिया शामिल हो सकते हैं। यही आंसर गलती हो जाएगा दोस्तों। तो ये आंसर, इसका आंसर, इसको सी मार दीजिएगा। चलिए, 148। यदि एक आनुवांशिक रोग का लक्षण प्रारूपी समान किंतु वाहक मादा से कुछ नर संततियों को स्थानांतरित होता है तो वो रोग हो गया दोस्तों 148 का हो जाएगा दोस्तों डी, लिंग संहनन अप्रभावी। 149 का हो जाएगा दोस्तों निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? कौन सा कथन सही नहीं है? तो 149 का हो जाएगा दोस्तों, आपको भी हरे पौधे अपने भोजन कार्बनिक यौगिक से प्राप्त करते हैं। आपको पता ही है कि फोटोसिंथेसिस से प्राप्त करते हैं, इसका आंसर बी हो जाएगा दोस्तों। चलिए, क्वेश्चन नंबर 50 लास्ट क्वेश्चन है पहला सेट का। HIV का इलाज नहीं होने पर क्या हो जाता है? तो आपको पता ही होगा, एड्स हो जाता है। तो ये क्वेश्चन आपको पहला सेट ख़त्म हो गया दोस्तों। और आपका बहुत बहुत धन्यवाद अगर आप पूरा वीडियो देखे हैं। थैंक यू सो मच दोस्तों। और अभी रात का बज रहा है 3, अब मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूँ। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू सो मच दोस्तों, बहुत बहुत आपका शुक्रिया।